दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने प्रकाशित होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड वाली इस किताब की। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस किताब को सुनने में अपना महत्वपूर्ण टाइम को लगाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने जीवन में दूसरों से आगे निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में 6 सबक हैं जिन्हें कोई भी अपनाकर अमीर बन सकता है। अगर आपके अंदर अमीर बनने की चाहत है तो आप इसे सुनकर ऐसा कर पाएंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक भी पॉइंट मिस ना करें, ध्यान से इसे सुने। इस किताब में रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 पिता थे। एक जो उसके असली पिता थे उन्हें वह पुअर डैड कहते थे, और दूसरा जिन्होंने उन्हें अमीर बनने का मंत्र सिखाया उन्हें वे रिच डैड कहते थे। उनके पुअर डैड काफ़ी पढ़े लिखे थे और होशियार भी थे। वे PhD थे और उन्होंने अपना 4 साल की अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई 2 साल से भी कम समय में पूरी कर ली थी। और उनका दूसरा पिता 8वीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं की थी। दोनों ने ही पूरी ज़िंदगी कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उनमें से एक बहुत पढ़े लिखे थे। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्हें पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इतने शिक्षित होने के बावजूद वह अपने पीछे कर्ज छोड़कर मर गया, जबकि दूसरा केवल 8वीं कक्षा तक पढ़े होने के बावजूद अमेरिका के हवाई राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बन गया। वह अपने परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों के लिए लाखों डॉलर की संपत्ति छोड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? आइए देखते हैं कि पैसों के बारे में उनके विचार कैसे अलग थे। शिक्षित पिता कहते थे कि पैसों का लालच सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे पिता कहते थे पैसों की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक पिता को यह कहने का अधिकार था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे पिता इन शब्दों का प्रयोग से चिढ़ते थे। वह जोर देते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। दूसरे वाक्य में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। दोनों पिताओं की सोच में बहुत बड़ा अंतर था। एक पिता सिखाते थे तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, जबकि दूसरे पिता सिखाते थे कि तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी खरीदने का मौका मिले। एक पिता कहता था मैं अमीर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की परवरिश करनी है, जबकि दूसरा पिता कहता था कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है। मुझे एक पिता ने कहा कि जब पैसों की बात आती है तो सुरक्षित कदम उठाओ, जोखिम मत लो। दूसरे ने कहा जोखिम का सामना करना सीखो। एक का मानना था कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा निवेश है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था कि मेरा घर मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपकी नज़र में आपका घर आपका सबसे बड़ी संपत्ति है, अगर यह एक निवेश है तो आप गलत हैं। वे दोनों ही समय पर अपने बिल चुकाते थे, लेकिन उनमें से एक ने अपनी बिल पहले चुकाया जबकि दूसरे ने सबसे आखिर में। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी पाने के लिए अच्छा रिज्यूम कैसे लिखा जाता है, जबकि दूसरे ने मुझे मजबूत व्यवसाय और वित्तीय योजनाएं लिखना सिखाया। कम उम्र में ही मैंने सीख लिया था कि हमें अपने विचारों के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने देखा कि मेरे गरीब पिता इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम पैसे कमाते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे गरीब थे। वे इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काज गरीब जैसे थे। रॉबर्ट केवल 9 वर्ष के थे जब उन्होंने अमीर पिता के साथ अपनी शिक्षा शुरू की। रिच डैड ने उन्हें 30 साल तक कुल 6 महत्वपूर्ण सबक सिखाए, और यह किताब उन 6 महत्वपूर्ण सबकों के बारे में है। और अब मैं आपको उन 6 महत्वपूर्ण सबकों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से रॉबर्ट के पिता अमीर बने और रॉबर्ट भी। तो इन 6 बिंदुओं को आप ध्यान से सुने और एक भी बिंदु ना चूकने दें। तो सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, लेकिन पैसा उनके लिए
काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, पैसा अमीरों के लिए काम करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कोई भी अमीर आदमी पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि वह कुछ ऐसा करता है कि पैसा उसके लिए काम करने लगे। गरीब और मध्यम वर्ग के आदमी एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जिससे वह कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता। अब दौड़ क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी किसी गरीब आदमी या मध्यम वर्ग के आदमी को नौकरी मिलती है तो वह अगले महीने से ही अपने लिए नई चीजें खरीदने के लिए बेताब हो उठता है। वह अपने लिए महंगे विलासिता की चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। वह लग्जरी आइटम, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे फ़ोन, महंगे लैपटॉप और एक अच्छी कार खरीदता है। और फिर यहीं से शुरू होती है EMI की जाल। यह है कि उसे सालों तक EMI भरनी पड़ती है और वह इससे कभी बाहर नहीं निकल पाता। उसे हर महीने अपनी EMI भरनी पड़ती है। अगर वह एक महीने भी काम पर नहीं जाता तो उसे डर लगता है कि वह वापस काम पर कैसे जाएगा, वह अपनी EMI कैसे चुका पाएगा और अपना कर्ज कैसे चुका पाएगा। बैंक उसकी कार जब्त कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समाज में उसकी क्या इज्जत रहेगा। वह सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को लौटता है और महीने के अंत में अपना तनख्वाह लेता है और EMI चुकाता है। यह व्यवस्था हर दिन हर महीने चलती रहती है और वह इस लंबे जाल से इतना उलझ जाता है कि वह कभी इससे बाहर नहीं निकल पाता। इसे ही रॉबर्ट चूहे की दौड़ कहते हैं। अगर आप चूहे की दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको पैसों के लिए काम करना बंद करना होगा और पैसों को अपने लिए काम करवाना होगा, तभी आप चूहे की दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। एक अमीर आदमी पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि वह कुछ ऐसा करता है कि पैसा उसके लिए काम करने लगता है। लेकिन कैसे, हम आने वाले बिंदुओं में इसे देखेंगे। आप वीडियो पर बने रहें और अंत तक देखते रहें, क्योंकि आने वाले बिंदु बहुत दिलचस्प होने वाली है। सबक नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में यह नहीं समझ पाते कि असली बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। आपने ऐसे गरीब लोगों की कहानियां सुनी होगी जो लॉटरी जीतते हैं और अचानक अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों और करोड़ों जीतते हैं, लेकिन फिर भी वे उसी जगह पर वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने पेशेवर एथलीटों की कहानी पढ़ी होगी जो 24 साल की उम्र में सालाना लाखों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ा है। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, उनके अंदर बहुत डर है। मुझे पैसों की कोई समझ नहीं थी। लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप कितना पैसा बचाते हैं और कितने पीढ़ियों के लिए उस पैसों को बचाते हैं। मेरे अमीर पिताजी ने मुझे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, अगर हाँ, तो तुम्हारे पास पैसों की समझ होनी चाहिए। पैसों की समझ विकसित करने के लिए आपको संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा आपको केवल संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानना चाहिए। यह पहला और आखिरी नियम है। यह एकमात्र नियम है। यह बहुत आसान लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। लोग पैसों की समस्याओं में केवल इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर नहीं पता होता। अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां जमा करते हैं। मज़ेदार की बात यह है कि उन लोगों को संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर नहीं पता होता। ऐसा लगता है कि वे धन जमा कर रहे हैं। अगर यह इतना आसान है तो हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि लोग संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर नहीं कर पाते। तो संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर है, संपत्ति वह चीज़ है जो आपकी संपत्ति है। संपत्ति वह चीज़ है जो आपके जेब में पैसा डालती है। देनदारी वह चीज़ है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। इस लाइन को आप अपने कानों को खोलकर फिर से सुनो, क्योंकि यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। संपत्ति वह चीज़ है जो आपके जेब में पैसा डालती है। देनदारी वह चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। पता चलता है कि आपको बस इतना ही जानना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं
तो आपको जीवन भर संपत्ति खरीदते रहना चाहिए। अगर आप गरीब या मध्यम वर्ग के व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको देनदारियां खरीदते रहना चाहिए। इनके बीच का अंतर ना जानने की वजह से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसों की कमी से परेशान रहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। चिंटू और मिंटू दोनों को एक ही समय में नौकरी मिल जाती है। कुछ समय बाद दोनों 15 लाख का निवेश करते हैं। मिंटू अपने लिए 15 लाख का कार खरीदता है क्योंकि उसे आरामदायक जीवन जीना पसंद है, और चिंटू 15 लाख की ज़मीन खरीदता है। शुरू में मिंटू बहुत खुश होता है क्योंकि वह अपनी कार में ड्राइव के लिए जा सकता है, और चिंटू अभी भी बस में धक्के खा रहा है। लेकिन 5 साल बीतने के बाद चिंटू के 15 लाख के प्लॉट की कीमत दोगुनी होकर 30 लाख हो जाती है, और मिंटू की कार की कीमत आधी से भी कम हो जाती है। चिंटू प्लॉट को 30 लाख में बेच देता है और एक नई प्रॉपर्टी की तलाश करता है जहां मालिक प्रॉपर्टी को तुरंत बेचना चाहता है, और इसे तुरंत बेचने के लिए वह इसे सस्ते दाम पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। चिंटू को 35 लाख की प्रॉपर्टी सिर्फ 30 लाख में मिल जाती है। चिंटू 5 साल के बाद फिर से प्रॉपर्टी खरीदता है। 5 साल बाद वह उसी प्रॉपर्टी को 60 लाख में बेच देता है। अब वह फिर से ऐसी मालिक की तलाश करता है जो अपनी प्रॉपर्टी को तुरंत बेचना चाहता है। वह फिर से ऐसे मालिक को खोजने में सफल हो जाता है और प्रॉपर्टी को 60 लाख में बेच देता है। चिंटू प्रॉपर्टी को 50 लाख में खरीदता है और फिर से 5 साल तक इंतजार करता है। अब 15 साल बीत चुके हैं। चिंटू अपना 50 लाख का प्लॉट 1 करोड़ में बेच देता है और करोड़पति बन जाता है, और करोड़ों में से कुछ पैसे पाता है। वह पैसा निकालता है और अपने लिए आलीशान चीज़ें खरीदता है, जैसे कार, घर, अच्छे कपड़े। यह सब खरीदने के बाद जो भी 50 लाख बचते हैं उससे वह फिर से प्रॉपर्टी खरीदता है, और अब उसकी प्रॉपर्टी उसके लिए पैसा बनाती है। लेकिन मिंटू ने जो कार खरीदा था 15 साल पहले, उसे आज कोई भी कम कीमत पर भी खरीदने को तैयार नहीं है, और वह अभी भी संघर्ष कर रहा है। यही एक अमीर और गरीब व्यक्ति की मानसिकता में अंतर है। एक गरीब व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचता है। वह देनदारियां खरीदता है जो उसकी जेब में से पैसा निकालती रहती है, और एक अमीर व्यक्ति की मानसिकता 80% घरों की पैसे की कहानी यही है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे पैसे नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जीवन भर संपत्ति के बजाय देनदारियां खरीदते रहते हैं। अमीर पिता का वित्तीय विवरण भी बताता है कि अमीर लोग और अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति कॉलम से आय इतनी होती है कि खर्च आसानी से पूरी हो जाती है और कुछ पैसे भी बच जाते हैं। इस बचाए गए पैसों को एक बार और निवेश किया जा सकता है। फिर से पैसे संपत्ति कॉलम में निवेश किए जाते हैं और संपत्ति कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आय भी बढ़ती रहती है। अब हम समझते हैं लोगों को वित्तीय संकट का सामना क्यों करना पड़ता है। जैसे कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह पहचानना है संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर। एक बार जब आप अंतर जान जाते हैं तो आपका आय उत्पादक संपत्ति खरीदना जारी रखना चाहिए। ऐसा करके अमीर बनने का यह सबसे अच्छा तरीका है। कोशिश करते रहें और आपकी संपत्ति कॉलम बढ़ाते रहें। अपनी देनदारियों और खर्चों को कम करने की कोशिश आप करते रहें। इससे आपके संपत्ति कॉलम में पैसे आते रहेंगे। जल्द ही आपका संपत्ति कॉलम इतना मजबूत हो जाएगा जिससे आप ज़्यादा जोखिम भरे निवेश कर पाएंगे। ऐसे निवेश जो 100% से लेकर अनंत तक का रिटर्न आपको दे सकता है। ऐसा निवेश जिसमें $1000 की राशि जल्द ही 1 मिलियन या उससे ज़्यादा हो सकती है। और ऐसे निवेशों को मध्यम वर्ग के लोग बहुत जोखिम भरा मानते हैं। निवेश जोखिम भरे नहीं होते। यह पैसों के साथ व्यक्ति की मूर्खता और वित्तीय अशिक्षा है जो इसे बहुत जोखिम भरा बनाती है। इस सरल पाठ को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्यम वर्ग देयताएं खरीदते हैं, लेकिन वह सोचता है कि वह एक संपत्ति खरीद रहा है। सबक नंबर 3,
अपने काम से मतलब रखें। क्या इसका मतलब यह है कि आपको चुपचाप काम पर जाना चाहिए और किसी को देखे बिना अपना काम करने के बाद वापस आ जाना चाहिए? नहीं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। अपने काम से मतलब रखने का मतलब है कि आप अपना काम करते रहें, लेकिन अपनी संपत्ति कॉलम को बढ़ाते रहें और देयताएं कॉलम को घटाते रहें। ऐसे करने से आप काम करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। अपने काम से मतलब रखना शुरू करें, अपनी नौकरी जारी रखें, लेकिन रियल एस्टेट खरीदना शुरू करें। लेकिन देनदारियों या निजी सामान से बचें जिसका मूल्य घर लाते ही कम हो जाता है। जैसे कि आप नई कार शोरूम से निकालते हैं, उसका मूल्य 25% कम हो जाता है। यह वास्तविक संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि हमें नई कार की क्या जरूरत है, किस तरह की संपत्ति एकत्रित की जानी चाहिए। मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्ति एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। मेरी दुनिया में रियल एस्टेट की कई प्रकार हैं। पहला है ऐसा व्यवसाय जिनमें मेरी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। मैं उनका मालिक जरूर हूँ, लेकिन उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह व्यवसाय नहीं होगा, यह मेरा काम होगा। दूसरा है शेयर बाजार। ये शेयर बाजार जहां आपको पैसा लगाना है और अपना काम करते रहना है। तीसरा है सरकारी बॉन्ड। चौथा है म्यूचुअल फंड। पांचवा है आय उत्पन्न करने वाली रियल एस्टेट। छठा है कोई भी ऐसी चीज़ जो मूल्यवान हो, जिससे आय होती है, जिसका मूल्य बढ़ता रहता है और जिसका बाजार तैयार है। ये सभी ऐसी संपत्तियां हैं जहां निवेश करने के बाद आपको खुद काम नहीं करना पड़ेगा। आप बस पैसा निवेश करें, आपकी संपत्ति कॉलम अपने आप ही सब कुछ संभाल लेगा। जब मैं कहता हूँ कि अपने काम से काम रखो, मेरा मतलब है कि आपको अपनी संपत्ति रखनी चाहिए। संपत्ति कॉलम को मजबूत बनाते रहो। एक बार जब $1 इसमें चला जाता है तो यह बाहर नहीं निकल सकता। इसे इस तरह से सोचो कि जब $1 आपकी संपत्ति कॉलम में चला जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है, जो दिन भर आपके लिए काम करता रहेगा। अपना काम करते रहो, एक अच्छे मेहनती की तरह काम करो, लेकिन अपनी संपत्ति कॉलम को बढ़ाते रहो। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तो आप कुछ लग्जरी आइटम खरीद सकते हो। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमीर लोग लग्जरी आइटम सबसे आखिर में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लग्जरी आइटम सबसे पहले खरीदते हैं। यह वाक्य इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको अमीर लोगों के अमीर बनने के पीछे का कारण समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहे तो आप इसे वापस जाकर फिर से सुन सकते हैं। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और निगमों की शक्ति। इस बिंदु पर रॉबर्ट बताते हैं, आपने जो पैसा इतनी मेहनत से कमाया है, उस पर सरकार को टैक्स के रूप में इतनी आसानी से पैसा ना लेने दें। कानून के दायरे में रहकर ही करें। हमें वो सारे तरीके आजमाना चाहिए जिससे हम करोड़ों रुपयों का टैक्स बचा सके। सच तो यह है कि अमीर पर कोई टैक्स नहीं है। गरीब के कल्याण के लिए पैसा मध्यम वर्ग से आता है, खास तौर पर शिक्षित और उच्च आय वाले मध्यम वर्ग से। एक बार जब हम पैसों की ताकत को हमारे लिए काम करने के लिए जान जाते हैं तो हमें पैसों की ताकत के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है। इसीलिए हमें होशियार होने की ज़रूरत है और हमें डराने धमकाने की कोशिश करने वालों से निपटने के तरीके खोजने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कानून की समझ होनी चाहिए और सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जानना चाहिए। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आपको पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपके बच निकलने का चांस ज़्यादा है। इसीलिए अमीर पिता होशियार टैक्स अकाउंटेंट और वकीलों को बहुत पैसा देते थे। वकीलों को देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता था। अगर आप यह वीडियो अभी तक सुन रहे हैं और अगर आप अभी भी इसमें हैं तो इसका मतलब है आप अमीर बने रहेंगे। 2 और महत्वपूर्ण सबक पर चर्चा होने वाली है, देखते रहिए। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। अब हम समझेंगे कि अमीर लोग पैसे कैसे बनाते हैं। हमारे पास
एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी अपना व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड कहते हैं। हम उच्च जोखिम वाली निजी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका में स्थित है। यह एक कनाडाई स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक होने जा रहा है। इस तरह से धन कितनी तेजी से बढ़ता है, इसका एक उदाहरण इस तरह से देखा जा सकता है। हमने कंपनी का सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर से 1 लाख शेयर खरीदे थे। 6 महीने बाद जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई तो शेयर की कीमत $1 प्रति शेयर हो गई। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमत बढ़ती रहेगी और शेयर की कीमत $1 लाख प्रति शेयर या उससे भी ज़्यादा होगी। ऐसे साल भी आए हैं जब हमारे $1 लाख एक साल से भी कम समय में $1 मिलियन हो गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो यह जुआ नहीं है। अगर आप किसी सौदे में अपना पैसा लगा रहे हैं और भगवान से उसकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो यह जुआ है। आपको अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धिमत्ता और खेल के प्रति प्रेम का उपयोग करना होगा। याद रखें कि महान अवसर आपके आँखों से नहीं देखे जा सकते, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। सबक नंबर 6 जो सबसे आखिरी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। जब मैंने अपनी कक्षा के छात्रों से पूछा कि आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर बना सकते हैं तो लगभग सभी छात्रों ने अपना हाथ उठाया। फिर मैंने पूछा क्या होगा अगर आप में से ज़्यादातर लोग बेहतर हैमबर्गर बना सके। अगर आप हैमबर्गर बनाते हैं तो ऐसा क्यों है कि मैकडॉनल्ड्स आपसे ज़्यादा पैसा कमाता है? जवाब साफ है, व्यापार प्रणाली में मैकडॉनल्ड्स आपसे बेहतर है। ज़्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं, व्यापार प्रणाली में नहीं। ये दुनिया गरीब प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। ज़्यादातर समय वे या तो गरीब होते हैं या वित्तीय समस्याओं का सामना करते हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमाते हैं और इसका कारण उनका ज्ञान नहीं बल्कि उनकी अज्ञानता है। वे बेहतर हैमबर्गर बनाने के अपने कौशल को निखारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हैमबर्गर को घरों तक बेचने और पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये भी हो सकता है कि मैकडॉनल्ड्स सबसे अच्छा हैमबर्गर ना बनाता हो, लेकिन वे मूल रूप से औसत हैमबर्गर बनाते हैं। सामान बेचना और उसे आपके घर तक पहुंचाना सबसे अच्छा है। इस बिंदु को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो इसे फिर से सुने। मैं युवाओं को सलाह दूंगा कि वे नौकरी की तलाश करते समय इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं, लेकिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। आगे देखें और तय करें कि वे किस कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं। किसी खास पेशे को चुनने से पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले जिंदगी जिम जाने जैसी ही है। सबसे दर्दनाक हिस्सा है वहाँ पहुँचना। आपको तय करना होता है। एक बार जब आप तय कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के विचार से कांप उठता हूँ, लेकिन एक बार जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और कसरत करना शुरू करता हूँ तो मुझे यह बहुत पसंद आता है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहाँ गया। तो दोस्तों, ये थे 6 सबक जो रिच डैड ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को सिखाया और जिसकी वजह से वह अमेरिका के हवाई राज के सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन आखिर में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसे समझे बिना आप इस किताब और दौलत के राज को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ध्यान से सुने। अकाउंटिंग की दुनिया में 3 तरह के इनकम होते हैं। इनकम नंबर 1 है अर्जित आय, नंबर 2 है पैसिविक इनकम, नंबर 3 है पोर्टफोलियो इनकम। जब मेरे असली डैडी ने मुझे स्कूल जाने और अच्छे ग्रेड लाने और एक सुरक्षित नौकरी खोजने के लिए कहा तो वे सुझाव देते रहते थे कि मैं अपनी अर्जित आय के लिए काम करूं। जब मेरे अमीर डैडी ने कहा कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते,
वे पैसों से काम करवाते हैं। इसीलिए हम पैसिविक इनकम और पोर्टफोलियो इनकम के बारे में बात कर रहे थे। ज़्यादातर मामलों में पैसिविक इनकम रियल एस्टेट में निवेश करके अर्जित की जाती है। पोर्टफोलियो इनकम पेपर एसेट्स से प्राप्त की जाती है। पेपर एसेट्स यानी स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इनकम है, जिसके जरिए बिल गेट्स दुनिया में पैसा कमाते हैं। वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। वह अर्जित आय से अमीर नहीं बने। अमीर डैड कहते रहते थे कि अमीर बनने की कुंजी अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में जल्द से जल्द बदलने की क्षमता है। इस लाइन को फिर से सुने। वह कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा टैक्स अर्जित आय पर लगाया जाता है और सबसे कम टैक्स निष्क्रिय आय पर लगाया जाता है। यह एक और कारण है कि आपको अपने पैसों से मेहनत करवानी चाहिए। सरकार उस आय पर अधिक कर लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड की पूरी किताब का सारांश। लेकिन मैं चाहता हूँ यह किताब हर किसी को जीवन में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार पढ़नी चाहिए। अगर आप इस किताब की पूरी कहानी मुझसे एक तरफ से पढ़कर सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।